मैं अपनी मेहनत और लगन से कुछ बनने का इरादा रखता था कि दरमियान में ये मुसीबत आ गई। वो बदरूह मुझ तक आई थी और मेरी शोहरत की वजह बन गई थी, जबकि मैंने कभी ऐसा चाहा नहीं था और अब बंद कर रह गया था। क्या करना चाहिए मुझे? जो कुछ हुआ था इससे कैसे बचना चाहिए? अब इससे निजात कैसे मिले? कोई 2 माह गुजर गए, भूरिया चरण को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूल सका था। इसकी वजह यह थी कि मुझे जिस मरीज पर भी निगरान मुकर्रर किया जाता उसकी बीमारी मुझे पता चल जाती थी। मेरे इलाज से वो ठीक हो जाता था। उस दिन भी एक मरीज़ा को देख रहा था। वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। मेरे तरीक़ेकार के मुताबिक उसे मुआयने के लिए खास कमरे में लाया गया था। वो बेहोश थी। मैंने अपने काम का आगाज़ किया तो उसने आंखें खोल दी। मैं चूक पड़ा था। तभी वो मकरू लहजे में बोली, हाँ हम ही हैं। उसकी आवाज़ मैंने पहचान ली। बात करनी है तुमसे। बड़ा समय बीत गया है, परेशान हो गए हैं हम समझ गए कि तू हमारा काम करना ही नहीं चाहता, पर करना तो पड़ेगा तुझे। मुझे एक बात बताओ भूरिया चरण, क्या तुम्हारा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता? मुझ में ऐसी क्या बात है? वचन दिया था हमने काली देवी को। 7 सड़ती हुई लाशों की भेंट दी थी तेरे पिता के नाम की। काले जादू के फेर हैं सब। तेरा बाप दौलत की तलाश में फिर रहा था। हमने कहा हमें खंडोला बना दे, हम तेरे चरणों में दौलत के ढेर लगा देंगे। मान गया। हमें वचन दिया था उसने कि हमें पीर फागन के द्वार पहुंचा देगा। हमने सारा इंतजाम कर लिया, देवी को भेंट दे दी। 3 बार मौका मिलता है, उसके बाद सब कुछ खत्म। तुम्हारा पिता वचन देकर मुकर गया। लाख जतन कर लिए, ना माना। खूब खून खराबा हुआ। फिर उसका काम बन गया और हम हार गए। दूसरे जन्म के लिए हमारी शंका शक्ति भी चली गई। फिर तू मिल गया। तू अपने पिता जैसा है। हमारा काम तुझसे बन जाएगा। देख ले, एक डॉक्टर की हैसियत से तेरी कैसी जे जेकार हो रही है। हमें खंडोला बन जाने दे। सारे संसार में तेरा नाम ना गूंजे तो हमारा नाम भी नहीं। तुमने ये रूप क्यों धारा है? तेरे पास आना था। ये लड़की कौन है? बीमार है, दवा दारू दे दे इसे, ठीक हो जाएगी। अब तू हमारी बात सुन, जिसके लिए तेरे पास आए हैं। क्या बात है? हमने आज तक तुझे फायदे ही फायदे पहुंचाए हैं, पर तूने मन से हमारा काम नहीं किया। अब एक बड़ा काम है हमारा, वो कर दे हमारे लिए। क्या काम है? मैंने पूछा। मेरा दिल बड़ी जोर से धड़का। पर काम तुझे करना जरूर है, नहीं तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। काम तो बताओ। तेरा मौलवी हमारी जान का रोग बन गया है। हमारे हाथों से मारा गया था। उसकी आत्मा हमारे पीछे लगी हुई है। हमें शंका नहीं बनने दे रहा कि खंडोला न बने। जगह जगह हमें रोक रहा है। इसका एक ही हल निकाला है हमने। बताएं क्या है? हाँ बताओ, मैंने कहा। हम जानते हैं कि तेरे मन में क्या है, पर पगला है तू। बोल, सारे जीवन तेरे पिता को क्या मिला? तुम इस बात को छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। रात को 3 बजे मौलवी की कब्र पर जा। हम बाहर ऐसा माहौल बना देंगे कि कब्रिस्तान के पास कोई ना फटके। अंदर जाकर मौलवी की कब्र खोदेगा, उसकी सारी हड्डियां जमा करेगा। हड्डियों को लेकर चौखंडी बंसीराज के पास जाएगा। बाकी का काम बंसीराज तुझे बताएगा। और सुन, खास तौर से उस तावीज का ख्याल रखियो, उसे मत लगाइयो। उसने सारी खराबी की है, नहीं तो अब तक मौलवी की कब्र कब तक की खाली हो जाती। क्या मतलब? मैंने चूक कर पूछा और लड़की तंजिया अंदाज में हंस पड़ी। भूरिया चरण को मैंने पहली बार हंसते हुए देखा था। उसने उसी मकरू आवाज में कहा, अरे मुकद्दर ही खराब था हमारा। काली देवी से तेरे पिता की बात कर बैठे। तेरे शहर में बतेरे हमारे काम करने के लिए तैयार हो जाते। तुम्हारे शहर में बहुत से ऐसे हैं जो मुर्दों की हड्डियां, उनके दिल, गुर्दे, आंखें और अंतड़ियां निकाल कर बेच देते हैं। हमने उनसे बात की थी कि मौलवी की हड्डियां निकाल लाएं। बड़ी दौलत दी थी हमने उन्हें, पर आग लग गई ससुरों के शरीर में। भस्म हो जाते अगर मौलवी रहम ना करता। जान से तो बच गए, मगर बुरी तरह झुलस गए। मैंने इत्मीनान की सांस ली और फिर कहा, तो अब मुझे जलाना चाहते हो? नहीं जलेगा। हमने अपने ज्ञान से पता कर लिया है, यह काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकेगा। मौलवी तुझ पर भरोसा करता है, भरोसा ही तेरे काम आएगा। तू उसकी हड्डियां निकाल लाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे मुंह से हिचकी सी निकली और मेरे दिल से आवाज उभरी, अहमद अली साहब, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा आप पर। 100 जिंदगियां भी मिले तो वार दूंगा आपके कदमों में। आपकी हुर्मत कभी दागदार ना होने दूंगा। खुदा की कसम मट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन आपको, मैं रोने लगा,
भूरिया चरण ने लड़की के रूप में चूक कर मुझे देखा, फिर उसकी आंखों से कहरो गजब नुमाया हो गया। हमने कहा ना कि तुम्हारे मन की बातें हम जानते हैं। क्या क्या नहीं किया हमने तेरे लिए, राजा बना दिया हमने तुझे। और तुमने हमारे लिए क्या किया? एक काम जो कहा है वो तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। लड़की ने आंखें बंद कर ली। मैं सकते के आलम में देर तक खड़ा रहा, फिर कुछ देर के बाद बाहर निकल आया। अहमद अली साहब बुरी तरह याद आ रहे थे। दिल बेचैन हो गया। फिर हॉस्पिटल में न रुका गया। मैंने अपनी जगह दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई, कुछ दवाएं और इंजेक्शन लड़की के लिए तजवीज़ किए और बाहर निकल आया। कुछ देर के बाद मेरी कार लांडी की तरफ दौड़ रही थी। रास्ते भर न जाने क्या क्या सोचें दामनगीर थीं। आखिरकार मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। आज जुमेरात थी। कब्रिस्तान में लोग नजर आ रहे थे। मैंने दूर से अहमद अली साहब की कब्र की तरफ देखा। वहां 4 दीवारी खिंची हुई थी जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ था। उस वक्त ये दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने इस तब्दीली को हैरत से देखा। फूल और अगरबत्तियां लेकर कब्र के पास पहुंचकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर कुछ लोग फातिहा हानी कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग मुझे उस वक्त से जानते थे जब मैं अहमद अली साहब के पास आता था। वो मुझे मस्जिद के सामने वाले चाय खाने में चाय पिलाते थे। उनसे सलाम दुआ होती थी। अमजद खान नामी एक शख्स था। बहुत दिन के बाद आए हैं डॉक्टर साहब। हाँ भाई, कुछ मसरूफियत थी। ये 4 दीवारी कब खींची क्या बताएं डॉक्टर साहब। क़यामत करीब आ गई है। इंसान जानवर बन गए हैं। खौफे खुदा दिल से निकल चुका है। आपने टीवी पर देखा होगा, कई गिरोह ऐसे हैं जो मुर्दों की हड्डियां और ताज़ा अज़ा का कारोबार करते हैं। पहले ये मरदूद सिर्फ कफन चुराते थे, अब ये पूरा मुर्दा चुरा ले जाते हैं। 2 बार कम बख्तों ने अहमद अली साहब की कब्र खोदने की कोशिश की थी, लेकिन कैफरे किरदार को पहुंच गए। कैसे, मैंने पूछा। आग भड़क उठी। मौत ने भी उन्हें कबूल नहीं किया। जिंदा हैं मगर मुर्दों से बदतर। पूरे बदन गल सड़ गए हैं। आप उन्हें देख भी नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। हम लोगों ने फौरन पैसे जमा करके ये 4 दीवारी बनवा दी और एक चौकीदार भी पहरे पर बिठा दिया। इसमें मेरा भी हिस्सा शामिल कर लो अमजद भाई, मैं अपनी कोताही पर शर्मिंदा हूँ। मैंने खासी माकूल रकम अमजद को दी। अहमद अली की कब्र के पास खड़े होकर मैंने उनसे अपनी कोताही की माफ़ी मांगी। बहुत देर वहाँ रुका, फिर वापस चल पड़ा। मलून भूरिया चरण भला अहमद अली को क्या नुकसान पहुंचा सकता था। दिल को बड़ा इत्मीनान हुआ। ये मकरू काम तो मैं 100 बार मर के भी नहीं कर सकता था। फिर मैं वापस आ गया। अब भूरिया चरण से खुल्लम खुल्ला लड़ाई का आगाज हो गया था। मैंने उसकी ये बात नहीं मानी, जबकि उसने कई जगह मेरी मदद की थी। जो होगा देखा जाएगा। वो मुझसे बीमारियों की तशखीस की कुव्वत छीन लेगा। छीन ले? मैंने कौन सी इनकी ख्वाहिश की थी। जितनी औकात है उसी के मुताबिक काम करूंगा। कई दिन इंतजार करता रहा मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूरिया चरण ने मुझसे कोई बाज पुरस नहीं की, ना ही किसी शक्ल में नजर आया। फिर ये दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदल गए। भूरिया चरण जहन से तो नहीं निकला था, लेकिन अब मैं उसके खौफ में मुब्तला नहीं था। मेरी वो सिफ्त अब भी बरकरार थी और मैं इंसान के बदन में झांक कर उसकी बीमारी तलाश कर लेता था। मेरी शोहरत आसमान की बुलंदियां छू रही थी। कोई 5 माह बाद की बात है कि डॉक्टर बुरहान ने मुझसे मुलाकात की और मुस्कुरा कर बोले, डॉक्टर कामरान, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। शुक्रिया। किस सिलसिले में? एक मेडिकल फाउंडेशन का न्यूरो सर्जरी सेमिनार दिल्ली में हो रहा है। आपको हमारे हॉस्पिटल के हवाले से उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। ये एक बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। आपको भी मुबारक हो डॉक्टर बुरहान। शुक्रिया। आप तैयारियां कर लें। वैसे आपकी शोहरत दूर तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान से एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन डॉक्टर CP भल्ला ने मुझे फ़ोन किया है और आपके बारे में फैली शोहरत की तस्दीक की है। वैसे डॉक्टर कामरान, हमने आपको कभी मजबूर नहीं किया कि आप हमें अपने तरीक़ा तशख़ीस के बारे में बताएं, लेकिन मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आपसे ये सवालात ज़रूर किए जाएंगे। मैं माजरत कर लूँगा। आपसे इंसानियत की भलाई के नाम पर दरख्वास्त की जाएगी। मजबूर तो नहीं किया जाएगा। आपकी खामोशी या इनकार को नापसंद ज़रूर किया जाएगा। मैं सोच कर जवाब दूंगा, मैंने खुश्क लहजे में कहा। डॉक्टर बुरहान को एहसास हो गया कि मैंने वहाँ न जाने का फ़ैसला कर लिया है। चुनाचे उस शाम को पहली बार हमारे घर आ गए। उन्होंने भाइयों से मिलकर बात की और उनसे कहा कि ये दावतनामा उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का बड़ा एजाज़ है। गर्ज ये कि हासी बातें हुई। मेरा हिंदुस्तान जाना तय हो गया। फिर हिंदुस्तान के सफ़र की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। डॉक्टरों का बड़ा ग्रुप था। डॉक्टर बुरहान भी मेरे साथ थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर रिजवान भी उस ग्रुप में शामिल थे। मैंने उन्हें दूर से देखा और एयरपोर्ट लॉबी में उनके पास पहुंच गया। वो बड़े तपाक से मिले।
एक बार भी नहीं दिल चाहा कि मुझसे मिलो। उन्होंने कहा, डरता था सर, आप मुझसे नाराज जो थे। हाँ, वो गलती मेरी थी। नहीं सर, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। खूब तरक्की की है, खूब नाम कमाया है। शायद यकीन ना करो, अखबारात में तुम्हारी तारीफें बढ़कर खुशी होती है। आप मेरा आगाज हैं सर। मैंने अलफ बे आपसे सीखी। मैंने सिद्ध के दिल से कहा। और अलफ मत ज़बर आ, डॉक्टर रिजवान ने कहा और कहा मारकर हंस पड़े। मुझे बहुत खुशी हुई। नई बात थी कि डॉक्टर रिजवान को किसी ने कभी मुस्कुराते नहीं देखा होगा। खुद उनके हॉस्पिटल के दूसरे साथी डॉक्टरों ने चौंक कर डॉक्टर रिजवान की तरफ देखा। वो बोले, जहाज में मेरे पास बैठना। जी सर, मैंने सआदतमंदी से कहा। फिर उनके हुक्म की तामील की। इस बात को डॉक्टर बुरहान ने किसी कदर नागवारी से देखा। उनके चेहरे से अंदाजा हो रहा था, लेकिन मैं इन फजूल बातों की परवाह नहीं करता था। रास्ते में वो मुझसे बातें करते रहे। दिल्ली तक का सफ़र तय हो गया। वहाँ हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया गया। 5 स्टार होटल में रिहाइश का बंदोबस्त किया गया। बेहतरीन खातर मदारत की जा रही थी। बहुत से लोगों ने हमसे मुलाकात की। उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत खातून डॉक्टर नीमू मल्होत्रा थी। ब्रेन स्पेशलिस्ट थी, बड़े नाम की हामिल थी। उम्र 40 के लगभग होगी, लेकिन बेहद पुरकशिश खातून थी। कहने लगी, आपको जो पुरस्रार हैसियत हासिल है डॉक्टर कामरान, उसने मुझे आपका दीवाना बना रखा है। आप यकीन करें, जब मुझे पता चला कि आप भी सेमिनार में शिरकत के लिए आ रहे हैं तो मेरी रातों की नींदें हराम हो गईं। मैंने उस वक्त से अब तक का वक्त लम्हा लम्हा गिन कर गुजारा है। बड़ा एजाज दिया है आपने मुझे डॉक्टर नीमो। मैंने उन बेबाक अल्फाज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आपके बारे में हमारे अखबारात भी वो सब कुछ छापते हैं जो पाकिस्तान के अखबारात में छपता है। ये आप लोगों का प्यार है। ये प्यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। डॉक्टर नीमो हर वक्त मुझ पर मुसल्लत रहने लगी। वो सुबह 9 बजे मेरे कमरे में आ जाती, नाश्ता मेरे साथ करती, फिर सारा दिन मेरे पीछे लगी रहती। मैंने पाकिस्तान से आने वाले कुछ डॉक्टरों के चेहरों पर मैनी हेज मुस्कुराहट देखी। कॉन्फ्रेंस शुरू होने के स्केड्यूल के मुताबिक अभी 5 दिन मजीद बाकी थे। इस दौरान हमें कभी मुश्तरका और कभी इनफरादी तौर पर खसूसी हस्पतालों के दौरे कराए जाते थे। नीमू चूंकि खुद भी डॉक्टर थीं, इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले डॉक्टरों की अफसर इस्तकबालिया भी थीं, इसलिए वो हमेशा साथ होती थीं। लेकिन बस अंदाज वही था, यानी उसने सिर्फ मुझे ही पाकिस्तान से आने वाला डॉक्टर समझ लिया था और हर लम्हा मेरे साथ रहती थी। फिर एक रात जब मौसम काफ़ी हद तक सर्द था और वक्त भी काफ़ी हो गया था, मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सोने के लिए लेट गया था। उस वक्त किसी की आमद गैर मुतवक्के थी। चुनाचे किसी कदर नागवारी से उठा और मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर डॉक्टर नीमो खड़ी थी। मुझे इस वक्त उसकी आमद बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। हम लोग डॉक्टर हैं मिस्टर कामरान, लेकिन दिल किसी के सीने में भी हो, इस कमबख्त की जारहियत सब के लिए यकसां होती है। जी, मैंने स्पार्ट लहजे में कहा। इस वक्त बहुत दूर से आई हूँ, बस दिल चाहा कि आपके साथ एक कप काफ़ी पीऊँ। मुझे अंदाज़ा है कि आपके दिल के साथ ये वारदात पेश नहीं आई, मगर मैं अपने दिल के हाथों पिस्पा हो गई, जिसके लिए सॉरी। मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसकी बात पर नहीं, बल्कि उसके मुसलसल बोलने पर मुझे डॉक्टर सायरा याद आ गई। शुक्र है दिल आखिर मुस्कुरा ही दिया। मैं रूम सर्विस को काफ़ी के लिए कह कर आती हूँ। चलिए छोड़िए, यह बताइए कि आपके बारे में जो अफवाहें उड़ी हुई हैं कि आप जादूगर नुमा डॉक्टर हैं, इनमें क्या सदाकत है? अफवाहें तो अफवाहें होती हैं, इन पर कान ना धरना ही बेहतर होता है। वो जो आप ही का मुहावरा है कि ज़बान हल्क को नकारा खुदा समझो, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो इस मुहावरे का खालिक ही बता सकता है। फिर भी ये कहानियाँ कुछ ना कुछ बुनियाद तो ज़रूर रखती होंगी। किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए आपका तरीक़ाकार क्या होता है? वही जो आपका है, मैंने नागवार लहजे में कहा, जिससे उसने भी महसूस कर लिया। अलबत्ता बात आगे ना बढ़ी क्योंकि वेटर काफ़ी ले आया था। काफ़ी के दौरान खामोशी तारी रही। नीमू को मेरे नागवार लहजे का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उसने मज़ीद कोई बात नहीं की। लेकिन काफ़ी ख़त्म होते होते मुझ पर शदीद नींद का हमला हुआ। मेरी पलकें जुड़ने लगीं। मुझे फ़ौरन किसी बात का हास एहसास हुआ, लेकिन फिर मेरे असाब शल हो गए। चंद लम्हों में दुनिया मेरी नज़रों से ओझल हो गई। होश उस वक्त आया जब कोई ज़ोर ज़ोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। मैंने हैरानी से देखा, थप्पड़ मारने वाला एक मोटे बदन का पुलिस ऑफिसर था। मैं घबरा कर उठ गया, फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। सामने ही डॉक्टर बुरहान और डॉक्टर रिजवान खड़े थे। मुझे अपने करीब मुसहरी पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैंने उधर देखा। मेरे ओसान खता हो गए। मेरे करीब डॉक्टर नीमो लेटी हुई थी, लेकिन अजीब अंदाज में।
उसके बदन पर चादर पड़ी हुई थी। उसका लिबास दूर सोफे पर पड़ा हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा हौलनाक बात उसका चेहरा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जुबान मुंह से बाहर लटकी हुई थी। मुझे यूं लगा जैसे ख्वाब देख रहा हूं। आप उठना पसंद करेंगे डॉक्टर साहब? पुलिस ऑफिसर ने जहरीले लहजे में कहा और मैं बिस्तर से नीचे उतर आया। बाद की कार्रवाई ख्वाब जैसी थी। होश के आलम में ऐसा कोई अमल हो ही नहीं सकता था। मुझे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल डॉक्टर नीमो का हुआ था, जिसे ज्यादती के बाद गर्दन दबाकर हलाक कर दिया गया था। सब कुछ सबूतों के साथ था। मैंने नशे के आलम में ये अमल किया था। शराब की आधी बोतल मिल गई थी। नीमो बेलबास थी। मेडिकल रिपोर्ट मेरे खिलाफ थी। बस एक नुक्ता मेरे हक में जाता था, वो ये कि डॉक्टर नीमो बेलिबास थी, जबकि मेरा पूरा लिबास मेरे बदन पर था। लेकिन ये कोई मौसर सबूत नहीं था। मेरी जहनी कैफियत खराब थी। इस बारे में सोचता तो जुनून सवार हो जाता। मेरा किरदार हमेशा से बेदाग रहा था। अब तक की जिंदगी में कोई रुसवाई नहीं थी। जो कुछ हुआ था वो अचानक हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था? बड़े भाई पाकिस्तान से आ गए, मुझसे जेल में मुलाकात की। जिस वक्त वो मेरे पास आए मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा था। सलाम फेरा, उन्हें देखा तो दिल अजीब सा हो गया। मेरी आंखें खुश्क थीं। मैं सलाहों के पास आ गया, उन्हें सलाम किया और फिर बोला, क्या मैंने ऐसा किया होगा? नहीं। भाईजान ने रुंधी हुई आवाज में कहा, खुदा का शुक्र है। घर में सबसे कह दें मैं गयूर बाप का बेटा हूँ, एक बाकिरदार पाकिस्तानी हूँ। बस चांद की तरह ग्रहण में आ गया हूँ। मेरे लिए दुआ करें। भाईजान की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने जेल में मुझसे कई मुलाकातें की। उनके सामने मेरी 3 पेशियां हुई। मुझ पर फर्द जुर्म आयद हो गई। मुझे डॉक्टर नीमो का कातिल करार दिया गया। ये अंदाजा हो गया कि आखिरकार मुझे सजाए मौत दी जाएगी। अब सिर्फ अदालत को आखिरी फैसला सुनाना था। भाईजान वापस चले गए। मुझे तसल्ली देकर गए थे कि कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। हुकूमती सतह पर हुकूमत हिंदुस्तान से अपील की जाएगी, लेकिन वकीलों की बहस से अंदाजा होता था कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। फिर एक रात मैं तहज्जुद पढ़कर सोया था। पता नहीं क्यों गहरी नींद आ गई, जबकि अमूमन मैं बेख्वाबी का शिकार रहता था। हुलिया भी बिल्कुल बदल गया। चेहरे पर घनी दाढ़ी आ गई, कुछ दुबला भी हो गया था। सुबह जागा तो खूब सूरज चमक रहा था। जेल की जिस कोठरी में बंद था वहां धूप का कोई गुजर नहीं था। न जाने कब से दिन के उजाले की चमक नहीं देखी थी। फिर ये धूप कहाँ से आ गई? चुंधियाई हुई आंखों से धूप के मरकज को देखने की कोशिश की तो पता चला कि ये जेल की कोठरी नहीं। बदन में सर्द लहर दौड़ गई। यकीन करने की कोशिश की, जो कुछ देख रहा हूँ वो ख्वाब नहीं है। अंदाजा हो गया कि ये ख्वाब नहीं, फिर क्या है? ऐसा कैसे हो गया? मेरी जगह बदल गई और मुझे खबर भी ना हुई। उठकर बैठ गया, आंखें फाड़ फाड़ कर उस जगह को देखने लगा। ये जेल की इमारत नहीं हो सकती थी। ये जेल की खुरदरी जमीन नहीं थी, बल्कि एक नरम फोम का गद्दा था। मसहरी थी जो एक बड़े से कमरे में थी, और कमरा भी बड़ी नफासत से आरास्ता था। हो गया, कोई बड़ा काम हो गया। एक ही बात दिमाग में गूंजी थी, लेकिन क्या हुआ है ये समझना आसान नहीं था। हिम्मत करके मसहरी से नीचे उतर आया। वसी कमरे में दरवाजा नजर आ रहा था। मुझे लाजमी तौर पर किसी साजिश के तहत यहाँ लाया गया था। इस कमरे में कैद कर दिया गया था। ऐसी हालत में दरवाजे के खुले होने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन इंसानी फितरत ऐसे हालात में इम्कानात को कहाँ कबूल करती है। चुनाचे मैं दरवाजे के पास पहुंच गया। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो आसानी से खुल गया। हैरानी की बात थी, लेकिन हैरानी की तो सारी बातें थीं। मैं बाहर निकल आया। सुर्ख पत्थरों की सिलों से बना फर्श था। दीवारें भी उन्हीं पत्थरों से बनी थीं। ये बेहद वसी दालान था। आगे के हिस्से में सरसब्जो शादाब लान था, जिसमें बेशुमार पपीते के दरख्त नजर आ रहे थे। उनकी मीठी खुशबू फैली हुई थी। लान के इख्तिताम के बाद फिर एक ऐसी इमारत नजर आ रही थी जहां मैं इस वक्त मौजूद था। या इलाही, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ और कैसे आ गया? सब कुछ याद था। कत्ल का मुजरम करार दिया गया था। सजाए मौत सुनाई जाने वाली थी। जेल से मैं यहाँ कैसे आ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बदन पर जेल ही का लिबास था, पाँव भी नंगे थे। कुछ और आगे बढ़ा, दालान की सीढ़ियां उतरकर लान में आ गया। ठंडी घास ने सुरूर की कैफियत पैदा कर दी। सबसे पहले खुद को ये यकीन दिलाया कि होश में हूँ। जो कुछ देख रहा हूँ ख्वाब नहीं। अब खुद को संभाल कर आगे देखना है कि ये क्या है। लान अबूर करके इमारत के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। चारों तरफ निगाहें भटक रही थीं। किसी इंसान का वजूद नहीं था। यहाँ तक के परिंदे भी नजर नहीं आ रहे थे। बेहद पुरस्रार और पुरसकूत माहौल नजर आ रहा था।
यहाँ भी दूसरी तरफ के बरामदे जैसी सीढ़ियाँ थीं, जिन्हें عبور کر کے میں برآمدے میں پہنچ گیا۔